इस एग्जाम के लिए मैंने 1.5-2 साल मेहनत की होगी, लेकिन इसके पीछे 25 साल की मेहनत मेरे वालिदैन की है। आपका तवज्जो देना बच्चों पर, और खास तौर पे आज के दौर में मैं कहता हूं कि पेरेंटिंग हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। आज के पुरफितन दौर में जिस तरह आप आपकी रोजी रोटी के लिए, 3 वक्त के खाने के लिए, कमाई के लिए फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तरह की मेहनत मखसूस अंदाज से खास तौर पर वक्त निकाल के बच्चों की तालीम और तरबियत पर करनी चाहिए। वालदैन बनना पहले आसान था क्योंकि एक माहौल हुआ करता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बच्चों की तालीम और तरबियत नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताया, मामू खालू फूफा सबके साथ हो जाती थी। लेकिन आज वो माहौल नहीं रहा, वो सिस्टम नहीं रहा। आप बच्चों को ठीक है बड़े से बड़े स्कूल में डालते हैं, लाखों की फीस भरते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी वहां पूरी नहीं होती क्योंकि बच्चों की तरबियत आपने आउटसोर्स कर दी है। यू कैन नॉट आउटसोर्स योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी वालदा, शी इज अ डबल डिग्री होल्ड, ट्रिपल डिग्री होल्डर, शी इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड बीएड। उनकी जॉब क्या रही पिछले 30 साल से, 25 साल से? उनकी जॉब हम 4 भाई बहन हैं, और इसका नतीजा आपके सामने है। मेरे वालिद साहब की बेहतरीन नौकरी थी दुबई में। मैं 7th क्लास में था और मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। हैदराबाद में हमारा बड़ा बड़ा खानदान है। सब कह रहे थे कि बच्चे को यहाँ भेज दो, हम पढ़ा लेंगे और अच्छी जो है सहूलतें देंगे। लेकिन वालिद साहब ने वहाँ की बड़ी जॉब कुर्बान कर दी, सब यहाँ साथ आए क्योंकि वो कहते थे कि मेरा तुम्हारे साथ होना, मेरा तुम पर नजर रखना बेहद जरूरी है। और दोनों की जो नजर हुई है, दोनों की तरफ से जो हौसला अफजाई, जो जहन साजी हुई, उसका नतीजा है कि मैं आज जो भी हूँ, जहां पर भी हूँ, उन्हीं की दुआओं का, उन्हीं के मेहनत का नतीजा है। तो मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ, वालदेन से, कि आप जितना वक्त, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे बच्चों पे, उतना ज्यादा आपको उसका सिला मिलेगा। और ये मेहनत कब करनी चाहिए? जितनी जल्दी हो उतनी अच्छा। अगर आपका बच्चा कॉलेज में है और बिगड़ रहा है, तब जाकर काफी देर हो जाती है अक्सर मौकों पर। मेरे वालदा मेरी वालदा और मेरे वालदेन का बचपन में ही मेरे जहन को तैयार करने का एक तरीका रहा है। उन्होंने मेरे अंदर पढ़ाई का शौक पैदा कर दिया, इल्म का ज़ौक जगा दिया, और उसके बाद तो मैं खुद आगे बढ़ते गया। उन उन वो लोग मेरे पीछे थे, मुझे आगे आगे करते थे और मैं आगे आगे बढ़ते गया। तो जब आप बच्चों के अंदर इल्म का ज़ौक, पढ़ाई का शौक पैदा कर देंगे, उसके बाद वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। और ये पढ़ाई का ज़ौक, इल्म का शौक कब पैदा होता है? उनकी इब्तदाई उम्र में, बचपन में। आज भी देर नहीं हुई है। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी हाई स्कूल में भी है और आपको उनको बोलना पड़ता है बेटा पढ़ो, तब वो पढ़ता है, तो आप सही रुख पर नहीं है। मुझे याद नहीं है कब मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि बेटा पढ़ लो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर पढ़ाई का शौक पैदा कर दिया, उनका काम हो गया। इसके साथ साथ एक अहम नुक्ता यह है कि हलाल रोजी पर बहुत ही बारीक नजर रखें। जो लुकमा आपकी औलाद के पेट में जा रहा है, वो कितना साफ शफाफ है, उसमें कितनी बरकत है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे वालिदैन की खास तवज्जो रही है इस नुक्ते पर। इसी के साथ साथ तालीम तो हम सब हासिल करते हैं, लेकिन तरबियत, अखलाकियत पर तवज्जो कितनी है? आप भले ही बड़े से बड़ा मुअल्लिम बन जाएं, तालीम हासिल कर रहे हैं आला से आला दर्जे की, लेकिन अगर तरबियत ना है तो आपके बच्चे कमाने की मशीन जरूर बन सकते हैं, पैसे जरूर कमा सकते हैं, लेकिन खानदान की, आपके खुद की, मुल्क और मिल्लत की खिदमत नहीं कर पाएंगे तरबियत ना हो तो। तालीम से ज्यादा तरजीह तरबियत को देनी चाहिए। जिस तरह बचपन में वालिदैन, आप जानते हैं कि बच्चा जब इब्तदाई कदम उठाता है, लड़खड़ाते हुए चलता है और गिरने लगता है, तो तब आप बेचैन होकर उसे बचा लेते हैं। उसके हर कदम पर बारीक नजर होती है, अरे देखो देखो उठकर चल रहा है, अरे देखो गिर रहा है। इतनी एहतियात से आप उस पर तवज्जो देते हैं, उस पर फोकस अपना बनाए रखते हैं ताकि उसे चोट ना लगे। लेकिन बचपन की चोट अगर लग भी जाए तो वो जख्म भर जाता है, लेकिन जवानी में अगर कदम लड़खड़ा गए, अगर गिरी गिरे और चोट लगी,
تو یہ زخم آسانی سے نہیں بھرتا. تو اس لیے جس طرح بچپن میں آپ کی توجہ ہوتی ہے ہر قدم پر، اسی طرح بڑی عمر میں بھی، اڈلٹہڈ، اڈولسنس، نوجوانی میں بھی اسی طرح کی توجہ جو بچپن میں ہوتی تھی آپ کو ابھی بھی قائم رکھنی چاہیے. آج بھی میرے اسٹڈی روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے، والدہ دیکھتی ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ بچوں پر کبھی کبھار والدین کی طرف سے نیگیٹو پریشر بھی پڑتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ خدا کی دی گئی صلاحیت کو ابھارنا، نہ کہ اپنے خوابوں کو اس پر تھوپ دینا اگر وہ اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. ہر انسان میں، ہر بچے میں بہت سی خوبیاں عطا کی گئی ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کو جاننا، اس کو ابھارنا اور نکھارنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی، جس کے لیے آپ کو آپ کے بچوں کا دوست بننا ہوتا ہے. اگر آپ کے بچے آپ سے ہی کھل کر بات نہ کر سکیں، شیئر نہ کر سکیں، تو کیا وہ آپ کی بات مانیں گے؟ کل کے روز جب آپ ان پر نظر نہ رکھ پائیں تو وہ آپ کی باتوں کو یاد کیوں رکھیں گے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ بچے بولنے سے نہیں سنتے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو. اگر آپ بچوں کو بول رہے ہیں بیٹا جھوٹ مت بولو، لیکن اسی دن شام میں کسی کا کال آیا تو بیٹے بولو میں باہر ہوں، بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. والدین، بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ پر محنت کرنی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسل قابل و کامران ہو تو آج کے والدین پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود پر کڑی سے کڑی محنت کریں. اگر آپ خود اپنے فونوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو بچوں سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہ رہیں اس میں؟ اگر آپ خود آپ کے وقت کا صحیح لحاظ نہ کرتے ہوں، اگر آپ خود اس سے ضائع کرتے ہوں، تو بچوں سے کیا امید لگائیں گے کہ وہ اچھے بنیں گے؟ بڑی خوش فہمی ہے یہ کہ والدین خود جب توجہ نہیں دیتے اور چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بنے. اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں. دوست وہ ہوتا ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے. اپنے بچوں کے دل کے قریب بنے رہیں، جمے رہیں. اس سے نہ صرف ان کے اندر اس مقدس رشتے کی اہمیت بڑھے گی، بلکہ زندگی بھر تک اخلاقی رہنمائی کا ایک ذریعہ بنے گا. زندگی بھر تک آپ کے ریلیشن شپ میں ایک بانڈنگ جو ہوگی، جو اس عمر میں شروع ہوتی ہے، وہ زندگی بھر تک رہے گی. آپ کا بچہ اگر آپ سے ہزاروں میل دور بھی ہے تو وہ آپ کے دل کے قریب رہے گا اگر آپ اس کے دوست بنے رہیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزام میں ٹاپ کرے، پر ضروری یہ ہے کہ وہ زندگی اور آخرت جیت لے، جس کا سبب آپ بن سکتے ہیں.